चलिए, कल या उससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, यूरोप का राष्ट्रवाद। आज चूंकि मेरा चैप्टर खत्म हो गया था, आज उसी को जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको क्या करेंगे, बढ़िया से डील करेंगे, क्या है नहीं है। इसका 2 पार्ट बनेगा, पार्ट 1 आज बनाएंगे और पार्ट 1 नेक्स्ट डे बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। चैप्टर था यूरोप का राष्ट्रवाद, यूरोप का राष्ट्रवाद, ठीक। एनसीईआरटी में भी और बीटीबीसी में भी, एनसीईआरटी और दोनों में ये चैप्टर नंबर क्या है, 1 है। किसका, इतिहास का। किसका, चलिए देखते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्नस्ट रेनन कौन थे? पढ़ाए थे बढ़िया से। अर्नस्ट रेनन ने ही सबसे पहले बताया था कि राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्र होता क्या है, इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। इनके अनुसार एक राष्ट्र लंबी प्रक्रियाओं से गुजरकर बनता है, लंबी प्रक्रियाओं से गुजरकर बनता। ये महज क्या है, कोई राष्ट्र क्या है, एक अथी नहीं है, एक क्षेत्रफल नहीं होता या लोग नहीं मिलकर बनते हैं। राष्ट्र का परिभाषा बहुत अलग ढंग से दिए थे। कौन, अर्नस्ट रेनन। ये क्या थे, वैज्ञानिक थे या लेखक थे या दार्शनिक थे या क्रांतिकारी थे? ये क्या थे, दार्शनिक थे। कहाँ के, फ्रांस के। कहाँ के थे ये, फ्रांस के, ठीक। इनके विचार हैं, राष्ट्र को लेकर इनके क्या है, विचार है। विचार पढ़िएगा, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा है, फर्स्ट स्लाइड पर था यहाँ। यूरोप में राष्ट्रवाद का काल है, यूरोप में राष्ट्रवाद का कौन सा काल है? 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, इनमें से कोई नहीं, 19वीं सदी। कौन, 19वीं सदी। क्योंकि 19वीं सदी बोले तो क्या, 1800 और कुछ, 1800 और कुछ। जैसे 1801 से लेकर कहाँ तक, 1801 से लेकर हम कहाँ तक, हम क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? तो आप जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का काल कौन था, यही था, ठीक। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 9th का क्वेश्चन है। 9th में फ्रांसीसी क्रांति का पूरा चैप्टर ही है बढ़िया से। आप जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। इसमें तो कुछ कहना नहीं है। यूरोप के राष्ट्रवाद की अगुवाई किसने की? फ्रांस, जर्मनी, इटली या ब्रिटेन? फ्रांस। क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रवाद की परिकल्पना कहाँ के देश के लोगों ने की थी? क्रांतिकारियों ने की थी। कहाँ? फ्रांस के। इसलिए पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद की अगुवाई किसने की? फ्रांस ने। फ्रांस में पहले हुआ और फ्रांस से ही क्रांतिकारी लोग जब बाहर निकले तो वहां जाके राष्ट्रवाद के विचारधारा को प्रसारित किया। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? सबसे पहले जानते हैं नेपोलियन कहाँ था? फ्रांस का था। पहले कहाँ का था ये? फ्रांस का। क्या था ये? सैनिक था। क्या था यह? सैनिक प्रमुख था। क्या था यह? सैनिक प्रमुख था। तो जिस राजा के लिए यह काम करता था, जिस राजा के लिए यह काम करता था, एक समय ऐसा आया कि सोचा कौन? नेपोलियन, कि मेरे ही द्वारा संचालित सैनिक से राजा इतना राजकाज करता है, तो ऐसा करते हैं हम कि उस सैनिक का क्या है? मुखिया है, तो हम राजा को हटा के हम ही गद्दी पर। तो फ्रांस में नेपोलियन वहां के राजा को हटा के खुद बैठा किसी पर? गद्दी पर, और धीरे धीरे अपने राज का विस्तार किया। कुछ दिन के बाद यूरोप के जो बाकी जो देश थे अगल बगल, वहां के देश के लोगों को लगा, शुरू में तो बहुत बढ़िया लगा क्योंकि यह राष्ट्रवादी भावना वाला बात बोलता था खूब,
कुछ दिन के बाद जब कुछ साल बीते तो लोगों को लगा नहीं ये हमको ठग रहा है, ये हम पर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, तो लास्ट में इसको उखाड़ के फेंक दिया। तो कुल मिला के बात ये आती है कि नेपोलियन कौन था, नेपोलियन एक सैनिक था। ठीक, आप देखिए इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन आप जानिए रूस है, ये जितना ये छोटा छोटा देख रहे हैं ये क्या है, ये सब क्या है, यहीं में कहीं है फ्रांस, जर्मनी, इटली। इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा फोटो क्या हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया इसलिए। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, आप जानते हैं। सारा चैप्टर का नाम ही है यूरोप का, तो इटली और जर्मनी आप देखेंगे कहाँ है, यूरोप में। कहाँ है, यूरोप में। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, बुर्बो राजवंश। कौन, वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815। ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। वियना कांग्रेस कब हुआ, वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नीचे वाला नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप वाला, ठीक है। इसमें वियना है। वहीं पर 1815 में एक कांग्रेस हुआ था, एक सम्मेलन। उस सम्मेलन में बुर्बो राजवंश की पुनः क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक, मेजिनी, इंग्लिश में इसको मेथनी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर पढ़े थे जियोसेपे मेथनी, यहाँ तो मेजिनी लिखा हुआ, दोनों एक ही है। जियोसेपे मेथनी है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ मेथनी, ये जियोसेपे मेथनी और मेजिनी दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम। का संबंध किस संगठन से था, लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिक हेटेरिया या डायट, किससे, कार्बोनारी से, कार्बोनारी संगठन से। मेथनी ने कुल क्या संगठन बनाए थे, क्या संगठन, 3। एक कार्बोनारी बनाया नहीं था, इसका सदस्य था, इसका कार्बोनारी, इसका क्या था यह, एक बनाया था यंग इटली, एक क्या बनाया था, यंग, और एक यंग यूरोप। याद रखने योग्य है, याद रखिए। ठीक, चलिए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में, एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, अर्थात कौन नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो। जाहिर सी बात है जिसको इससे फायदा हो, जिससे इसको, तो कौन चाहता था ये बात, ऑस्ट्रिया। कौन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का क्या हो, एकीकरण। क्यों, क्योंकि पोप जो लोग थे, पोप लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या करते थे, राज करते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, जैसा है वैसा रहने दे ताकि हमको फायदा हो। ठीक, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। पेशे बोले तो जिस चीज से आपका पेट भात चलता, जिससे आपका घर परिवार चलता, जैसे हम पेशे से क्या है, शिक्षक, उसी प्रकार गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, नेपोलियन तृतीय में है, नेपोलियन बोनापार्ट। असली वाला जो सैनिक वाला, जिस इससे पहले जिस क्वेश्चन में बोले थे, ये यही है। कौन, जो सैनिक था, सैनिक का प्रमुख था, राजा को हटाकर खुद शासक बना, कौन था वो, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने जर्मन राज्य का क्या किया, निर्माण किया, गठन किया। फ्रांस में जीतने के बाद, फ्रांस में शासक को राजगद्दी पर से हटाने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जर्मन राज्य का निर्माण किया। जेल्बोरिन क्या था, एक संस्था थी, किसकी, व्यापारियों की। क्या थी, सोच के देखिए। नेपोलियन के शासन में आने से पहले, नेपोलियन के शासन में आने से जितने शासक लोग थे
उस पर ना 75 प्रकार का कर लगता था टैक्स। जैसे अगर ये यूरोप है, ये क्या है, अगर कोई व्यापारी यहाँ से चला माल लेके, यहाँ आया रास्ते रास्ते, यहाँ टैक्स दो 5%, फिर यहाँ से आए यहाँ दो 7%, फिर यहाँ से यहाँ आया यहाँ दो 10%, फिर यहाँ दो 4%, ऐसे ऐसे करके 75 प्रकार का, कई प्रकार के उस पर टैक्स लगते थे। व्यापारी लोग परेशान कि भाई हम माल बेचें कि तुम्हारा टैक्स में हमारा हालत खराब हो जाता था। चूंकि कौन, नेपोलियन इस सब से वाकिफ था, वो सैनिक था, तो जब वो राजगद्दी में आया एक जालवेरी नामक एक संस्था का गठन किया, जिसमें व्यापारी लोग आके सम्मिलित हुए और एक कर की बात की उन लोगों ने। अर्थात अगर माल बेचेंगे, हम अपना व्यापार करेंगे तो कैसा कर रखेंगे, एक एकल कर रखेंगे कि आप एक ही बार ले लीजिए, इसके बाद हम फ्री माइंड से क्या करेंगे, व्यापार करें। तो जालवरीन ऐसा ही एक संगठन या संस्था थी, किसकी, व्यापारियों की, व्यापार करने के लिए। ठीक, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति समझते हैं, या तो तू मेरा बात मान लो, या तो तू मेरा बात मान लो, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। इसी को कहते हैं रक्त एवं लौह की नीति। ये किसने किया था, बिस्मार्क ने, ऑटो वान बिस्मार्क। इसका फुल नाम क्या था, ऑटो वान बिस्मार्क। 1 लाख सैनिक को तैयार करके तब विरोधी देश पर लड़ने के लिए जाता था, जो नहीं बात माना सर कलम। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1864, 66, 70, 71, 1871 में। फ्रैंकफर्ट कहाँ है, फ्रैंकफर्ट क्या था, एक चर्च था, कहाँ का, जर्मनी का, नहीं था, हाँ फ्रैंकफर्ट कहाँ था, एक चर्च था, एक क्या था, चर्च था जर्मनी का, वहीं में एक संधि हुई थी, उसी का नाम है फ्रैंकफर्ट की 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, यूनान का। कहाँ का, जिस समय यूरोप में प्रस्फुटित हो रही थी क्या, राष्ट्रवाद, उस समय यूनान में एक मस्त घटना घटी, एकदम खूब बढ़िया। यूनान के लोग थे कम मात्रा में, लेकिन उन्हें अपने संस्कृति से, अपने भाषा से क्या था, बहुत लगाव था। उसी के बल पर उन्होंने क्या किया, अपने देश को बचाए रखा। तो कहीं ना कहीं यूरोप वासियों को यूनान का जितना भी कौन साहित्य ज्ञान विज्ञान सब क्या किया, प्रेरणा स्रोत किया, यानी प्रेरित किया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यूनान। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई, तुर्की के साथ। किसके साथ, तुर्की के साथ। चलिए, ये था पार्ट 1, लगभग 18 या 20 क्वेश्चन थे। इसका पार्ट 2 अगले दिन जब आएंगे तब हम अपलोड करेंगे, तब पढ़ाएंगे, ठीक है।